तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी और शासक बनते ही गयासुद्दीन तुगलक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसने विद्रोह को दबाया। अंतिम उसका विद्रोह दबाने का अभियान था बंगाल अभियान। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के विद्रोह को दबाकर वापस दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली के समीप उनके स्वागत के लिए लकड़ी का एक मंच बनाया गया था। उस मंच के टूट जाने से 1325 में उनकी मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक है, उनका मूल नाम उलूग खां या जुन्ना खां था, जो 1325 में शासक बने। मोहम्मद बिन तुगलक को अलग अलग संज्ञाएं दी गई है। अंतर विरोधों का मिश्रण या अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, पागल बादशाह, अलग अलग संज्ञाओं से इन्हें विभूषित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में 23 प्रांत थे, उसका साम्राज्य काफ़ी विशाल था। इतिहासकार बर्नी है वह मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख करता है। तो ये योजनाएं हैं 2 आब में कर की वृद्धि। 2 आब गंगा यमुना का क्षेत्र था जहां कर बढ़ा दिया गया, लेकिन उसी साल अकाल पड़ने से ये योजना असफल हो गई। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी बना ली और देवगिरी का नाम उन्होंने दौलताबाद रखा। हालांकि देवगिरी केंद्र में थी, लेकिन फिर भी वो योजना सफल नहीं हो सकी और ये राजधानी 1327 से 1335 तक रही और उसे वापस परिवर्तित दिल्ली करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी को देखते हुए तांबे के सिक्के चला दिए और तांबे के सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर रख दिया, लेकिन लोगों ने चांदी घरों में दबानी शुरू कर दी और तांबे के नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। इस प्रकार से ये योजना भी असफल हो गई। कराजिल अभियान। कराजिल अभियान चीन की तरफ से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन विपरीत मौसम होने के कारण ये योजना भी असफल हो गई। खुरासान अभियान। खुरासान है वो अफगानिस्तान के दूर क्षेत्र का एक इलाका है, बहुत ही ऐतिहासिक इलाका रहा है और आज अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ये ईरान इसके अंदर शामिल था। तो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति अलग थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ अभियान का निर्णय लिया, लेकिन जब तक अभियान करते तब तक परिस्थितियाँ बदल चुकी थी और ये योजना भी असफल हो गई। मोरक्को निवासी इब्न बतूता। मोरक्को से एक यात्री थे इब्न बतूता, जो भारत आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और बाद में 1342 में उनको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ये इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन की मुख्य घटनाएं हैं और 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना और इसने 1381 से 1388 तक शासन किया। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बने तब बंगाल के हाजी इलियास खां स्वतंत्र हो चुके थे। तो बंगाल के खिलाफ फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार अभियान किए, लेकिन वो दोनों बार असफल हो गए। हम फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों या उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानें तो उसने बहुत से परिवर्तन किए थे। देखिए, सरकारी सेवा को फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत बना दिया, सेना को भी उसने वंशानुगत बना दिया। योग्यता का जो मापदंड था, योग्यता की जांच करनी थी, उन सब का उसने त्याग कर दिया। ये उसने फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग ही काम किया था। कला का क्षेत्र। यदि हम फिरोज शाह तुगलक की कला की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक भवन निर्माण कला में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। उसने अनेक शहरों नगरों का निर्माण करवाया, जिनके अंदर हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ठीक है, ये उसके द्वारा बसाए गए नगर हैं। फिरोजाबाद उसने यमुना नदी के किनारे बसाया था और ये उसको सबसे ज़्यादा पसंद भी था। जौनपुर ये उसने अपने भाई जुन्ना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। दिल्ली के अंदर उसने
अशोक के 2 स्तंभ अंकित करवाए थे। ये स्थापित करवाए थे कहाँ से? वो टोपरा और मेरठ से उन स्तंभों को ले गया था और दिल्ली में ले जाके स्थापित करवा दिए, लेकिन उन स्तंभों को विद्वान पढ़ नहीं पाए थे। धार्मिक क्षेत्र, देखिए धार्मिक दृष्टि से यदि हम फिरोज शाह तुगलक को देखें तो वो एक कट्टर इस्लामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस पर भी कट्टरवादी जो इस्लामी अमीर थे उनका प्रभाव था, उन्हीं के अनुसार वो कार्य करता था। उसने जो इस्लामी परंपराओं के अंदर जो सजाएं नहीं थी, यानी गैर इस्लामी सजाएं थी, उन सजाओं को उसने समाप्त करवा दिया। साथ ही साथ उसने उन इस्लाम धर्म के लोगों को भी दंडित किया, सजाएं मौत दी जो शिया धर्म का समर्थन कर रहे थे। देखिए मुस्लिम धर्म के अंदर 2 वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। तो ये शिया धर्म के जो समर्थक थे उनको भी उसने मौत दी थी और उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो यहाँ पहला व्यक्ति था ये जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक के राजस्व सुधार की बात करें, राजस्व सुधार के लिए फिरोज तुगलक ने काफ़ी प्रयास किए। उसने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए काम किया। उसने उपज बढ़ाने के लिए ठोस नीति अपनाई, साथ ही साथ अकाल से निपटने के लिए भी उसने बहुत ही ठोस नीति का सहारा लिया था। उसने दिल्ली में खरबूजों, अंगूरों आदि की खेती को प्रोत्साहन दिया, साथ ही साथ उसने बहुत ज़्यादा बाग लगवाए थे। ये सब उसके प्रयास थे ताकि उपज बढ़ सके और राजस्व सुधर सके। ठीक है, यदि हम फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी उपलब्धि माने तो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके द्वारा नहरों का निर्माण, और सबसे मूल नहर है सिरसा और हांसी। सिरसा तथा हांसी के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इतिहास में आता है कि उसने नहरों का कई जगह जाल बिछाया था, लंबी लंबी 5 नहरों का जिक्र आता है। सतलज से दीपालपुर तक एक नहर उसके द्वारा बनाई गई, दूसरी यमुना से सिरमौर तक की नहर उसके द्वारा बनाई गई। इन नहरों के जाल ने राजस्व को बढ़ाने में, उपज को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया था। दास, यदि हम फिरोज तुगलक के अन्य कामों की बात करें तो उसको दासों का बड़ा शौक था। उसके दरबार में 1,80,000 दास थे और उनको अलग से उसने एक विभाग बना दिया, दीवान ए बंदगान। ठीक है, तो ये दासों का विभाग था, दीवान ए बंदगान। यदि हम सल्तनत के शासकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के पास थे। अन्य हम उसके कार्य की बात करें तो उसने विधवाओं के विवाह के लिए तथा लाचार लोगों के सेवा के लिए, इसी प्रकार बीमार लोगों की चिकित्सा के लिए भी उसने अलग अलग प्रयास किया था। उसने धर्मशालाएं भी खुलवाई थी, रोजगार दफ्तर भी खुलवाए थे और उसने चिकित्सालयों का भी विकास करवाया था। इस प्रकार उसने अपनी प्रजा की तरफ भी ध्यान दिया था। धन्यवाद।